गुड मॉर्निंग क्लास। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय डेमन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, इसी पाठ के लेसन में जो अंतिम कुछ टॉपिक बचा हुआ था उस टॉपिक की आज अपन चर्चा करेंगे और इसमें केवल एक क्लास और बनेगी इस पाठ में और वो पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण मॉडल। उस मॉडल को पढ़ने इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या समस्या और उसके समाधान। कुछ पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। इतना हार्ड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सरल इजी पॉइंट है। देखते हैं, सभी महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है क्योंकि धातु का वितरण भी असमान है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मैंने पढ़ाया था भौगोलिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। देखते हैं, सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक महाद्वीप में भौगोलिक कारक अलग है, आर्थिक कारक अलग है और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अलग है। मैंने आपको प्रारंभ में एक चीज बताई थी, एक होता है जन्म, एक होता है मृत्यु और एक होता है प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, इन तीन से भी जनसंख्या वृद्धि में पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसके अलावा भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि दर एक समान नहीं है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही है। पिछले 350 वर्षों में उच्च वृद्धि दर रही है। अब देखते हैं कौन-कौन से पॉइंट है जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई है। पहला है मृत्यु दर में गिरावट। पहला कारण क्या है? मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट आने का मुख्य उपाय ये है कि पहले बच्चों, मृत्यु दर में गिरावट क्यों हुई? मृत्यु दर में गिरावट रहने का एक ही कारण था कि मनुष्य में, मैंने आपको कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरी होती है। मानव भूगोल पढ़ रहे हैं अपन और मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन? मानव है। मानव के द्वारा रचा गया मानव भूगोल भौगोलिक संसाधनों की सहयोग लिया और उनको सांस्कृतिक प्राकृतिक वातावरण से ट्रांसफर किसमें कर दिया? सांस्कृतिक वातावरण में। मैंने पहले पाठ में आपको यही पढ़ाया था कि प्राकृतिक वातावरण से, नेचुरल एनवायरनमेंट से कल्चरल एनवायरनमेंट में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। देखते हैं मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में जो गिरावट हुई है उसके पीछे एक ही रीजन है और वो रीजन क्या है कि चिकित्सा की सुविधाओं में पूर्ण रूप से समायोजन कर लिया गया। आज बीमारियों का तत्काल इलाज है, उनका इलाज किया जाता है औषधि, ड्रग्स, दवाई वगैरह देकर के। कुल मिलाकर के सीधे मतलब क्या हुआ? मृत्यु दर में गिरावट आई है, मानव की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। देखते हैं खाद्य पदार्थ की निश्चित आपूर्ति। पहले ग्राउंड के काम खाली होते थे, जब अकाल पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, वर्षा नहीं होती थी और खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता। आपको मालूम है हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। हरित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हरित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के रहने वाले थे, नाम था डॉक्टर विलियम गॉड। नाम क्या था? डॉक्टर विलियम गॉड, जिन्होंने 1950 में हरित शब्द का प्रयोग किया था। हरित शब्द का मतलब ये होता है, हरित क्रांति का मतलब ये होता है कि उन्नत खाद्य बीजों को अपनाने वाली तकनीक, हाई यील्डिंग सीड्स, उच्च तकनीकी खाद्य बीज अपनाने वाली तकनीक। आगे देखते हैं औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और प्राविधिक औद्योगिक विकास। जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि भी बहुत अधिक हुई है। वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास, अब समझिए उच्च जन्म दर तो हुई है लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है और जब मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी तो जन्म दर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अपने आप बढ़ेगी। देखते हैं वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास। आज मानव ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां मानव का योगदान नहीं हो। मानता हूं नव निश्चयवाद है, यहाँ पर प्रकृति का सहयोग है, लेकिन मानव का अभूतपूर्व समर्पण है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। आज हवाई जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया, अंतरिक्ष में जाने के लिए सैटेलाइट उपग्रह बना दिए। किसने बनाया? मानव ने बनाया। देखते हैं
राजनीतिक कारण भी आते हैं। उन राजनीतिक कारकों में आपके शांति और सुरक्षा, ये दो कारक इतने अभूतपूर्व कारण हैं। आज सरकारें बहुत पैसा, एक उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर धारा 370 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, अब हटा दी गई है, वहां पर भी राज्य भारत सरकार का लगभग 80% पैसा खर्च होता है। तो आज वहां के लोग वहां रहने के लिए तैयार है, कारण उनको शांति और सुरक्षा दोनों चीजें वहां पर मिल रही है। ठीक है, इसके बाद बात होती है प्रवास की। प्रवास की मुख्य रूप से दो कारणों से प्रवास होता है। एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। एक होता है अपकर्ष कारक, प्रवास में मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो। एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक हमेशा सकारात्मक होता है और प्रतिकर्ष कारक हमेशा नकारात्मक होता है। यहाँ पर उच्च जीवन स्तर मिलता है और यहाँ पर निम्न जीवन स्तर देखने को मिलता है। उच्च जीवन स्तर और निम्न जीवन स्तर। अब देखते हैं जनसंख्या समस्या और समाधान। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में इसी प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ती गई, इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती गई, तो 2040 तक लगभग विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। कितनी रहेगी? 1400 करोड़ हो जाएगी। दूसरी चीज सीमित संसाधन। आपको मैंने बताया संसाधनों को बढ़ने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। आप फूंक मार दो और संसाधनों का निर्माण हो जाए, यह संभव है। संसाधनों को बढ़ने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, तो सीमित संसाधन है। अब जनसंख्या तो कैसे बढ़ रही है? 1 2 संसाधन तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और संसाधन कैसे, वो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? 1 2 4 8 16 32 64। बात समझ में आ रही है? पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने संसाधनों और जनसंख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की थी। उनका नाम था माल्थस। क्या नाम था? माल्थस। आगे चलते हैं। वितरण संकेंद्रित। जो संसाधनों का जो वितरण है वो भी बिल्कुल, उसमें भी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पे कौन सी चीज ज्यादा है? कहीं पे कोयला के भंडार है, कहीं पे पेट्रोल के भंडार है, कहीं पे प्राकृतिक गैस के भंडार है, कहीं पे लोहे के भंडार है, कहीं पे बॉक्साइट के भंडार है। यानी कि वितरण भी अलग अलग है। कहीं पे जस्ता है, कहीं पे तांबा है। आगे चलते हैं। बिना बसे भूभागों में निराशा हो रही है। जो वास्तव में जो बिना बसे हुए भाग है वहां पर बिल्कुल निराशा, नकारात्मकता वहां पर देखने को मिलती है। क्यों कारण? जब किसी भाग में बसावट नहीं होगी जनसंख्या की, तो निश्चित रूप से वहां पर नकारात्मक एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। तो ये तो आपकी जनसंख्या की समस्या है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, आपको भी मालूम है। ऐसी वैश्विक महामारी को देखते हुए यहाँ पर एक कौन आ रहा है? प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। आपके सामने है बहुत सारे नियम रूल्स में आज मानव को एक बीमारी में, एक बंधन में बांध दिया है। आगे देखते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधन जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन तो बनाए जाते हैं। कौन कहा था? जिमरमैन। और जिमरमैन ने कहा था और महात्मा गांधी ने कहा था कि संसाधन तो बहुत है, संसाधन बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए तो खूब है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनुकूलतम का मतलब यह हो गया, संसाधनों का अनुकूलतम का मतलब यह हो गया कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है? विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। आगे चलते हैं। औद्योगिकरण, परिवहन और संचार के साधन, इनके ऊपर भी मानव को नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि इनमें जो संसाधन जो उपयोग हो रहा है, उन संसाधनों का वास्तव में उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में शिक्षा का प्रसार आ गया, क्योंकि शिक्षा के बिना भी क्या अंधेरा है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। शिक्षा तो हमारे को अमृत प्रदान करती है। ज्ञान और शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा ये नहीं है अपन जो
पढ़ रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अपन जो पढ़ रहे हैं तो औपचारिक है, लेकिन जो हमारे को कंटिन्यू किसी व्यक्ति से ज्ञान मिल जाए, छोटे से ज्ञान मिल जाए, बड़े से ज्ञान मिल जाए, ये ज्ञान ही हमारे लिए क्या है, एजुकेशन है। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली है, और शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जलता है और पूरे राष्ट्र को प्रकाशित करता है। कुल मिलाकर के शिक्षा का होना मानव के लिए, जनसंख्या के लिए अनिवार्य है। आगे चलते हैं। शिक्षा होगी तो मानव बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखेगा, हर चीज की मर्यादा रखेगा। कृषि का नवीनीकरण भी जनसंख्या समाधान के लिए उपयुक्त है। आज ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती है, मशीनों के द्वारा आप जिसको बोलते हो कटाई, लावणी, खोदा, जो भी अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सागरीय संसाधनों का उपयोग, मैंने आपको कहा था कि भविष्य का भंडार ग्रह सागरीय संसाधन होते हैं। भविष्य का भंडार ग्रह सागरीय संसाधन होते हैं। जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, देरी से विवाह है, परिवार नियोजन और संतति निग्रह है। तो प्यारे बच्चों, देरी से विवाह होना, परिवार नियोजन, संतति निग्रह, ये सभी जनसंख्या के समाधान है। ठीक है। पहले के समय में बाल विवाह होते थे और बाल विवाह आज भी होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिक्षा का जैसे प्रकाश फैला है तब से बाल विवाह पर बहुत ज्यादा मात्रा में रोक लगी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं मेरे बच्चों, छोटा सा टॉपिक है और कल एक मॉडल बचेगा, जनाब की संरचना मॉडल, और एक लेसन अपना पूरा हो जाएगा। देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि की दर एक समान नहीं है, यानी कि अलग अलग है। अब अलग अलग क्यों गई? अलग अलग इसलिए हो गई क्योंकि अपने जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक पड़े वो तीन प्रकार के पड़े, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम, वृद्धि दर अत्यंत मंद रही है। आगे चलते हैं। पिछले 350 वर्षों में उच्च वृद्धि दर रही है। पिछले 350 वर्षों में उच्च वृद्धि दर रही है। ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है मृत्यु दर में गिरावट, दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, तीसरा कारक है औद्योगिक विकास, चौथा कारक है वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास, फिर है शांति और सुरक्षा, छठा कारक है प्रवास। ये मूलभूत कारक है जनसंख्या वृद्धि के, ये मूलभूत कारण है। पहला है मृत्यु दर में गिरावट, इसके बाद में खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, इसके बाद में औद्योगिक विकास, इसके बाद में वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास, शांति और सुरक्षा, और उसके बाद में प्रवास। आगे चलते हैं। जनसंख्या की समस्या के समाधान। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। मैं आपको बता दूं, देश के 4 महानगर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, ये दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता भारत की मेगा सिटियां हैं। आज यहाँ की जो जिंदगी है वो पूर्ण रूप से भागम-भाग जिंदगी है। आगे देखते हैं। सीमित संसाधन हो गया, वितरण संकेंद्रित हो गया, बिना बसे भूभागों में निराशा हो गई। आज भारत के यहाँ पर वो पॉइंट याद आ रहा है कि विश्व की 10%, 90% जनसंख्या उसके 10% पर, और विश्व की 10% जनसंख्या उसके 90% भूभाग पर निवास करती है। इसका मतलब ये हो गया कि वास्तव में जो खाली पड़े जो मैदानी भाग है या जो भी है अनुकूल तो नहीं है, प्रतिकूल है, उनको मानव को अनुकूल बनाना चाहिए। बिना बसे भूभागों में निराशा है, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। जनसंख्या के समाधान देखते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। वास्तव में हमारे को संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। वास्तव में संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधन, इसके अलावा शिक्षा का प्रसार,
कृषि का नवीनीकरण, सागरी संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का अल्प वसी क्षेत्रों में प्रवास, देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह। संतति निग्रह कुल मिलाकर के ये जनसंख्या की समस्या और समाधान है। इतना कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। इन पॉइंट को बार बार दोहराना है और बार बार याद करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। कुल मिलाकर के दोबारा मैं एक बार बताना चाहूंगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या समस्या और समाधान। तो ये तो समस्या हो गई और ये हो गए उनके समाधान। ठीक है, जनसंख्या वाले पार्ट में केवल और केवल अब एक टॉपिक बचा अपने पास और वो टॉपिक है जनांकिकी संक्रमण मॉडल। कौन सा टॉपिक है? जनांकिकी संक्रमण मॉडल एक टॉपिक बचा है। पहले बच्चों एक बार दोबारा देख लेते हैं। सभी माध्यमों में जनसंख्या की वृद्धि की दर एक समान नहीं है। एक समान का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। कैसे अलग अलग? क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें कौन कौन से कारक होते हैं आपको मालूम है ना? कौन कौन से कारक होते हैं? पहला जो कारक है उसका नाम है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसके बाद में पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम और वृद्धि दर अत्यंत मंद रही है। ठीक है, पिछले 350 वर्षों में, 3.5 शताब्दी में उच्च वृद्धि दर रही है। कितनी वृद्धि दर रही है? उच्च वृद्धि दर रही है। मृत्यु दर में गिरावट आई है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हुई है। औद्योगिक विकास हुआ है। वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास हुआ है। शांति और सुरक्षा और प्रवास, ये सब कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारणों में से आते हैं। मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास, शांति और सुरक्षा और प्रवास। आगे चलते हैं। जनसंख्या समस्या और समाधान। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, सीमित संसाधन, वितरण संकेंद्रित, बिना बसे भूभागों में निराशा, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। अब आगे देखते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होना, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधन, शिक्षा का प्रसार, कृषि का नवीनीकरण, सागरी संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का अल्प वसी क्षेत्रों में प्रवास, इसके अलावा देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह, ये सभी जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अब देखो अपन एक क्लास पढ़ेंगे इस पार्ट में, उसके बाद में अपन लेसन 4 चालू कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ से वीडियो क्लास डाली जा रही है क्योंकि आज मेरे को सस्ता मालूम चलाओ, मैंने चेक भी किया मेरे मोबाइल में देख करके। मेरे सब्जेक्ट है नहीं, आप सभी बच्चे इतने आलसी हो रहे हो, अन्य सब्जेक्टों के वीडियो भी बिल्कुल देखे नहीं जा रहे हैं। शुरू में जो इतने अच्छे संख्या में आप वीडियो देख रहे थे वो रेस्पॉन्स मिल रहा था, वो रेस्पॉन्स अब प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा। इसका मतलब मैं एक ही बात समझता हूँ, आप लोग बिल्कुल आलसी हो गए। क्या हो गए? आलसी हो गए, बिल्कुल प्रमादी हो गए। और मैं सही बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने आलस्य अपना लिया उसका कभी भला होने वाला नहीं है। लिखा लो मेरे से, कभी भला होने वाला नहीं है। इसलिए जो वीडियो क्लास यहाँ से डाली जा रही है उसको नियमित रूप से देखना है, नियमित रूप से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगी। अरे भैया, जीवन में कल कभी होता है क्या? कल तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं। ठीक है ना? और जो कोशिश नहीं करते हैं और बाकी के भरोसे बैठे रहते हैं उनको क्या मिलती है? असफलता मिलती है। क्या मिलती है? असफलता। इसलिए जो लगातार कोशिश करते हैं ना उसकी कभी हार नहीं होती है, उनकी जीत एक न एक दिन अवश्य उनकी जीत होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, वीडियो क्लास रेगुलर देखिए। और ऐसे भी मेरे को लग रहा है कि क्या पता घर वाले से आप मोबाइल ले लेते हो और मोबाइल ले करके और पता नहीं वीडियो क्लास को देखते नहीं हो और कोई टाइम पास करने के लिए खाने देखने लगे हो तुम लोग। तो मेरा कहने का निवेदन मेरा ये है कि घर वालों से भी आप मोबाइल लो तो उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग अपने को नहीं करना है। ये नहीं अपने को फिल्म चला ली, फिल्म देखने लगे या कोई मूवी देखने लगे, गलत है। क्योंकि मैंने बार बार ये बात 2-3 दिन से
तो प्यारे बच्चों इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। मेरे नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? नुकसान तो आपको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। यदि आपको अपना लक्ष्य याद है, यदि आपको अपना लक्ष्य याद है तो निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य पथ पर सही चल रहे हो। और यदि आपको अपना लक्ष्य याद नहीं है तो आप फिर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। और प्यारे बच्चों, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं जीवन में कभी उनको यश और कीर्ति कदापि मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो कल अपन केवल इस टॉपिक में इस लेसन में अंतिम टॉपिक रहा है जनांतिकेशन क्रमण मॉडल। वो मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो जो जितने वीडियो क्लास डाले जा रहे हैं उनको पढ़ो, नोट्स बना लो उनके, और कुल मिलाकर के अपने को याद करना है। क्योंकि दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, नौकरी लगी नहीं लगी, कितने परसेंटेज बने नहीं बने, कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, आपने घर में कितना काम किया, आपने मोबाइल में क्या देखा, कुछ नहीं। दुनिया केवल परिणाम देखती है, ओनली रिजल्ट देखती है। संसार को केवल रिजल्ट चाहिए। इसलिए आप अपने ड्यूटी के प्रति वफादार रहिए, अपने कर्तव्य को भूलिए मत, अपने लक्ष्य को याद रखिए। थैंक यू क्लास। और विवेकानंद ने तो कहा है उठो और जागो, और जब तक रुको नहीं, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू क्लास। ओके।